हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज AS4 कंटीजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो बहुत सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा। तो हमसे बेसिकली बात करते हैं कि ऐसी कोई इवेंट हो जाना जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले, फिर चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उससे कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो दो टर्म है। पहले हम कंटीजेंसी के बारे में बात करें बेटा कि कोई कंडीशन है जिसका आउटकम जो है अनसर्टेन है। वो हो सकता है कि गेन हो या लॉस हो, जो कि फ्यूचर इवेंट उसको बताएगा कि वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 31 मार्च को कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने केस फाइल कर दिया। अब उसका फ्यूचर वो हो सकता है कि हम केस जीत जाए या केस हार जाए, उसका आउटकम हमको पता नहीं, वो एक अनसर्टेन है, उसको कहते हैं कंटीजेंसी। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो एक अलग चीज है। अगर आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम देखेंगे बेटा, तो कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो कंटीजेंसी एंड इवेंट दोनों को नहीं कह रहा कि बैलेंस शीट डेट के बाद होंगी, सिर्फ बैलेंस शीट डेट के बाद क्या होंगे, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है? दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकता है कि फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द अप्रूवल बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले कोई भी चीज इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, सब कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कब होना चाहिए बच्चों? बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले। तो अप्रूवल कौन करता है? अप्रूविंग अथॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है हमसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च 23 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड ऑन 4 सितंबर 23। तो बैलेंस शीट डेट क्या थी? 31 मार्च। अप्रूव कब हो रहा है? 4 सितंबर। तो इसके बीच में कोई भी इवेंट होगी उससे कहेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। So even between 1st of April 23 to 4th of April 20 4th of September 23 are considered event occurring after the balance sheet date। अब बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात समझने, इसका कोई कनेक्शन AS29 से भी, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पे इवेंट का मतलब होता है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले। अब दो तरह की इवेंट होती है बच्चों, एक होती है एडजस्टिंग इवेंट और एक होती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो हम ये समझते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता क्या है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है क्या, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका ट्रीटमेंट हमें क्या कहता है बच्चों। आपको ये चीज अच्छे से पता चलेगी कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले। तो अब दो तरह की इवेंट होती है बेटा, एक होती है एडजस्टिंग इवेंट और एक होती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट किसे कहते हैं? प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। तो ऐसी कोई कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल 4 अप्रैल को हमको पता चलता है कि हमारा कोई डेटा से वो बैंकरप्ट हो गया। तो मैंने कहा हमारा कोई डेटा से बच्चों वो बैंकरप्ट हो गया। व्हाट डज इट मीन कि हमारा कोई डेटा से बैंकरप्ट हो, लेकिन हमें अगर 31 मार्च को एक क्लू था कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है बेटा। तो अब 31 मार्च को हमको क्लू था, अब वो कंफर्म कब हुआ? 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को जो इवेंट हुई वो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले हुई। बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले। तो मैं कहता हूं बच्चों कि ये 31 मार्च है। सपोज ये 31 मार्च 25 और यहां पे बीच में कोई यहां पे इवेंट हो जाना, क्या इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्या? व्हाट डू मीन बाय कंडीशन? पहले तो इवेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के पहले। अब कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती, मतलब क्या कोई क्लू था कि मैंने कहा हाँ यहां बैंकरप्ट हुआ डेटा, लेकिन हमें 31 मार्च को पता था कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, जो कि यहां पे कंफर्म है। इससे कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि कोई एविडेंस एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट पे। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर यहां पे कोई इवेंट हो गई और वो कंफर्म हो गया कि बैलेंस शीट डेट के बाद बेटा और अप्रूवल के पहले, यहां पे इवेंट क्या हो गया बच्चों? वो कंफर्म हो गई यहां पे इवेंट कि बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के पहले, और इवेंट यहां पे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या एग्जिस्ट करती थी? बैलेंस शीट डेट पे। तो इसका मतलब ऐसा कोई इवेंट होना जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पहले से कोई क्लू था बेटा, उससे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। अगर ये एडजस्ट, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स का एग्जाम्पल हो गया, कोई बैंकरप्ट हो गया 31 मार्च के बाद अप्रूवल के पहले, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे हमको पहले से पता था कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, इससे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या था? उसकी अकाउंटिंग करना। अब ना ये वर्ड्स आपको थोड़ा सा आना चाहिए, वैसे रिवीजन लेक्चर से बेटा, रेगुलर बैच में, ईओ बैच में पढ़ा कि आपको आना चाहिए किस तरीके से वर्ड यहाँ यूज करना। वो कहता है एडजस्टमेंट मेड टू एसेट एंड लायबिलिटी फॉर इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एडजस्टमेंट हमको करना है, किसको करना है? एसेट और लायबिलिटी को, फॉर द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई हमें यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन सी? जो बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट है उसकी वजह से जो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कहां पे? बैलेंस शीट डेट पे। फॉर एग्जांपल डेटर्स, मटेरियली अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट
रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। सही बात है बेटा, ऐसी कोई यहाँ पे इवेंट होना और उसकी वजह से हम उन एसेट और लायबिलिटी को हमें चेंज करना होगा उसकी वैल्यू को, जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, और बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि 31 मार्च को हम पता था कि कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, फॉर एग्जांपल हमने 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करे, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले इवेंट होती है कि बैंकरप्ट हो गया। अब वो इवेंट हमें कहती है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, अब तो बैंकरप्ट ही हो गया, वो 10% प्रोविजन से काम नहीं चलेगा, पूरा प्रोविजन क्रिएट करो उसके अगेंस्ट में बेटा। तो ऐसी कोई इवेंट होना, ओके, एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है किसमें, एसेट लायबिलिटी में, फॉर इवेंट occurring after the balance sheet that provide additional information। क्या additional information कि वो डेटर्स बैंकरप्ट हो गया, materially affecting the determination of अमाउंट में फर्क पड़ेगा। जो हमने पहले एग्जांपल के तौर पे 10% प्रोविजन बनाए थे बेटा, अब उसको अपन क्या करेंगे, जितना फॉर एग्जांपल 80% या कुछ पैसा नहीं मिला तो 100% प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड उसने करी, क्योंकि इवेंट अब वो हो चुकी है। एग्जांपल, एडजस्टिंग फॉर लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू कस्टमर इंसॉल्वेंसी कंफर्म आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो कोई ऐसी इवेंट होना बेटा, जैसे कि डेटर्स के बारे में एग्जांपल, लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स था, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब हमको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यहां पर हुई कि भाई उसको जो पहले हमने फॉर एग्जांपल 5% प्रोविजन बनाए थे, 80% प्रोविजन बनाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए मटेरियली अफेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि पहले हमने सिर्फ प्रोविजन कितने का बनाया था, एग्जांपल 5%, अब कितने का बनाना, 80%। तो कंडीशन अगर बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी उसे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। नाउ एडजस्टिंग इवेंट की क्या अकाउंटिंग कर रहा था, हाँ अकाउंटिंग करें बकायदा। आपने अगर पहले 5% प्रोविजन एग्जांपल बना, अगर अभी आपको लगता है कुछ नहीं रिकवर तो 100% प्रोविजन आप लिखेंगे बेटा, आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करें एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट रहा तो पहले नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल को आग लग गई, हमको पहले से पता था कि बेटा आग लगने वाली, आंसर हमको पहले से पता नहीं था कि आग लगने वाली, ठीक है, तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती नहीं, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो ऐसा नहीं इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, लेकिन 31 मार्च वाली बैलेंस शीट जो हम अभी बना रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग नहीं होनी, अगले साल उसकी अकाउंटिंग होगी। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आपकी कोई इवेंट है बेटा, तो उसको डिस्क्लोज करते, कहां पे डिस्क्लोज करते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करना। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है, डू नॉट रिलेटेड टू कंडीशन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉट नीडेड, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, 31 मार्च को डिस्क्लोज करना इन अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में हम उसको डिस्क्लोज करना टू एनेबल यूजर टू मेक प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड डिसीजन, ठीक है, तो ताकि यूजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर डिसीजन उसका बेटा ले पाए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को क्या हम 31 मार्च को अकाउंट करें ना, लेकिन हमने अप्रूविंग अथॉरिटी नोट्स टू अकाउंट अगर एग्जाम में लिख किया तो नंबर कट जाएंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में इसको अपने को डिस्क्लोज करना होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट, सपोज 31 मार्च को नहीं पता था कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएट होने वाली, बाद में एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो गई, तो आपको नहीं पता था, तो उसमें नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सिर्फ हमको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करा है। एक और एग्जांपल है बहुत कॉमन, जो कि आग लग गई 5 अप्रैल को, 31 मार्च को पता था कि 5 अप्रैल को आग लगने वाली नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो उसका अकाउंट नहीं करा 31 मार्च को, हमें क्या करना, सिर्फ उसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स रिपोर्ट। आपको दो स्पेशल केस में ऐसी कोई इवेंट होना कि वो सीज करती थी गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही प्रेजेंट नहीं, मतलब आग लगी और आग ऐसी लगी कि भाई हाँ वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, कोई डाउट नहीं उसमें बेटा, एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं बेटा, क्योंकि हमको पता नहीं था 31 मार्च को क्या आग लगने वाली, लेकिन 5 अप्रैल को आग लगी, लेकिन वो इतनी सीवियर आग लगी, इतनी बड़ी आग लगी कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही अफेक्ट करके बेटा, तो फिर क्या करना हमने, तो वो हमसे कहता है इस केस में इवन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एग्जांपल लॉस बाय फायर मे इनवैलिडेट द गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं प्रेजेंट है। If the going concern assumption is no longer valid due to these event, financial statements are prepared based on what liquidation basis, ठीक है, तो फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में आपने रिवाइज कर लिक्विडेशन बेसिस मतलब रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको लिखना होता है सारे के सारे आइटम हमको, अगर गोइंग कंसर्न assumption प्रेजेंट नहीं है। ये हमने फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में क्वेश्चन भी ऐसा किए थे। अब एक और चीज बेटा डिविडेंड से रिलेटेड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर में भी हमने पढ़े या आपने जहां से भी पढ़े बेटा, आपने देखे होंगे कि डिविडेंड वाला पॉइंट इस चैप्टर में बहुत देता है और 2 अप्रैल 5 अप्रैल डेट दे देता है। अब एस4 ने स्पेसिफिकली बोला कि डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर करा उसी साल उसका अकाउंट करना, इवन दो बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के पहले क्यों ना हो। तो यहाँ पे ख्याल रखो डिविडेंड का पॉइंट जब भी आता है कि जब हमने उसको डिक्लेयर करे, अगर 2 अप्रैल को डिक्लेयर, 2 अप्रैल 2025 को डिक्लेयर करे, सो इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल 25-26, तो अपने 2 अप्रैल 25 को अगर डिक्लेयर करें तो फाइनेंशियल 25-26 में वो अकाउंट होगा। सर 31 मार्च 25 को नहीं हुआ ना,
क्योंकि आपको वो कहते हैं कि जब डिक्लेयर करे जब उसको अकाउंट करना, इवन तो बैलेंस शीट डेट के अप्रूवल के पहले क्यों ना हो, लेकिन वो 31 मार्च में नहीं आएगा, वो अगले साल में चलेगा। जिस साल डिक्लेयर उस साल अकाउंट करना, सिंपल। Now, dividend declared after the balance sheet date but before the approval are not recognized as liability. तो क्या हम उसे एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं क्या बच्चों? द आंसर इज नो, हम उसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट दैट टाइम अनलेस स्टैच्यू रिक्वायर्स अदर। मतलब कानून कहता कुछ और तो बात अलग है, लेकिन हमको 31 मार्च को लॉ ऐसा कहता नहीं लिखो, लेकिन वो एक्सेप्शन दे रहा है, क्योंकि लॉ कहते तो बात अलग है बेटा। लेकिन 31 मार्च को हमको उसको लिखना नहीं, डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर करे उस साल इसका अकाउंट होगा। हाँ, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुआ अभी तक के, तो आप नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करते हमने डिक्लेयर कर, देखो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बोला है, और यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट में अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट बोला। तो कभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट आई तो उसको डिस्क्लोज करना अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, बेटा डिविडेंड के पॉइंट में डिस्क्लोज करना आपको नोट्स टू अकाउंट में, इसका आपको ख्याल रखना, ठीक है। अभी डिस्क्लोजर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेचर अपने को बताना वो इवेंट का, ये एस्टीमेट और एस्टीमेट फाइनेंशियल इफेक्ट उस पर क्या होगा, अगर आपको पता नहीं लगा पा रहे तो फैक्ट हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। अभी ना AS4 और AS29 का थोड़ा सा कनेक्शन ध्यान से समझना। AS4 में कौन सी चीज कवर होती है कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के बीच में आपको इवेंट हुई, वो हो सकता है कि फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दो चीज हो सकती है, एडजस्टिंग इवेंट हो या नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग को अकाउंट करना है, नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज करना हमको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। लेकिन AS29 क्या कहते हैं बेटा, सपोज अप्रूवल की डेट निकल गई उसके बाद इवेंट हो रही, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे हो सकता है ना कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, क्यों नहीं हो सकता, बैलेंस शीट डेट पे हो सकता है कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि वो डाउटफुल डेट पे अपने को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इवेंट नहीं अप्रूवल के पहले, तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अब हो सकता है कि गेन हो बेटा, या हो सकता है लॉस, गेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन लॉस तो AS29 के हाई प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी प्रोबेबल आउटफ्लो, इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। व्हाट इज मोर देन 50%? प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% कि आउटफ्लो होने वाला है, और अगर उससे कम है बेटा तो उसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं और नोट्स अकाउंट में लिखा जाएगा। और अगर बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी तो उसको नोट्स अकाउंट में भी लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी आप कहते हैं कि प्रोविजन बताओ कि कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट करो, जब आपकी इवेंट कंफर्म ही नहीं हुई अप्रूवल के पहले। अगर अप्रूवल के पहले इवेंट कंफर्म हो जाती फिर तो अपने को पता ही चल गया क्या हुआ, तो जो भी इवेंट हो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको यहाँ पे अकाउंटिंग उसकी यहाँ पे करते। लेकिन अप्रूवल होने का हुआ, अप्रूवल माइमिटी से हो गया और इवेंट भी वाली हुई नहीं, बाद में इवेंट सपोज, लेकिन हमको तो बैलेंस शीट यहाँ पे फाइनलाइज करना है बेटा, तो एस्टिमेट बेसिस पे कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी इज इट मोर देन 50%, इफ यस वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, अगर उससे कम है तो वी कॉल देम कंटीजेंट लायबिलिटी। और बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी हमारे कोई चीज केस हारने की, लॉस की बेटा, इन दैट केस इट्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी, तो हमें नोट्स अकाउंट में भी इसको डिस्क्लोज करना नहीं होता है, ओके। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते, लेकिन एक कब, जब अप्रूवल के बाद कोई इवेंट है, उसके पहले हो गई तो फिर AS4 में आप आ जाते हैं कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग है तो अकाउंट करना है, नॉन एडजस्टिंग है तो उसको डिस्क्लोज करना अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। तो इसी के साथ बच्चों हमारा AS4 का हमने सारे कंसेप्ट के ऊपर बात करें। नाउ विल कवर IC स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहे हैं बच्चों, दैट इन X कंपनी लिमिटेड theft of cash ₹5 lakh by the cashier in January 20X1 was detected only in May 20X1. The account of the company were not yet approved. तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट अभी तक अप्रूव हो चुकी कि बेटा? द आंसर इज नो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगी क्योंकि चोरी पकड़ी गई मई मंथ में। भाई मई मंथ में पकड़ी गई, लेकिन चोरी हो तो गई थी 1 जनवरी में बच्चों, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, इसलिए हमको इसको अकाउंट करना रहेगा। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, ओके। ये कौन सी इवेंट है बच्चों? एडजस्टिंग इवेंट है, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, ओके। नाउ एन earthquake destroyed a major warehouse of ACO Limited on 20th of May को earthquake आया। नाउ कहते हैं कि मेजर वेयर हाउस उससे डिस्ट्रॉय हो गया हम लोगों का। नाउ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड 31 मार्च 20X2, द अकाउंट वेयर अप्रूव ऑन 30th ऑफ जून। तो अप्रूव कब हुए? 30th ऑफ जून को हुआ, और अर्थक्वेक कब आया? 20th ऑफ मई को, मतलब अप्रूवल के पहले आया। Now the loss from the earthquake estimated at ₹30 lakh. State the reason whether the loss due to earthquake is an adjusting or non-adjusting. पहली बात बेटा, it's a non-adjusting. The reason is that हमें क्या 31 मार्च को पता था कि earthquake आने वाला है? करेक्ट, हमें 31 मार्च को earthquake आने वाला पता था क्या? नहीं। अब हमें नहीं पता था, इसलिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इवेंट है बेटा, तो यहाँ पे नॉन, तो इसीलिए आपने इसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कहाँ डिस्क्लोज कर देना चाहिए? अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। अर्थक्वेक आए, इवन दैट्स नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसको हमने डिस्क्लोज कर देना चाहिए। दूसरा वो दे आर यूजिंग द वर्ड मेजर, आपसे डिस्ट्रॉयड मेजर वेयर हाउस, बहुत बड़ा कोई अर्थक्वेक आ, तो ये भी देखना चाहिए क्या गोइंग का असम्पशन भी इससे अफेक्ट हुआ है क्या, ओके। अगर अफेक्ट हुआ तो रियलाइजेबल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है।
इट्स ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ओके, लेकिन आपने अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में उसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे बच्चों। उसके बाद वो क्या कहता है हमसे, दैट हियर a company has filed a legal suit against the debtors from whom rupees 15 lakh is recoverable on 31st of March 2021. The chances of recovery by way of legal suit are not good as per the legal opinion given by the council in April 2021. Can the company provide a full amount of rupees 15 lakh as provision for doubtful? अब देखो क्या हुआ बच्चों, क्यों नहीं कर सकते, आपका 15 लाख रुपए हमको कोई डेटर्स से लेना है और अप्रैल मंथ में हमको ओपिनियन आता है कि भाई जो भी हमारा लीगल सूट है उससे चांसेस बहुत कम है, आर नॉट गुड एज ए लीगल ओपिनियन, कि एज पर ए लीगल ओपिनियन पैसा मिलने वाला नहीं है, तो क्या हम 15 लाख का प्रोविजन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ओके, सो यहाँ पे हमको बैलेंस शीट डेट पे क्लू था भी कि उससे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वो अप्रैल मंथ में कहता है कि बिफोर द फाइनलाइजेशन की वो पैसा नहीं आएगा, चांसेस ज्यादा, तो वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 15 लाख, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Now here, in preparing the financial statement of R Limited for the year ended 31st March 2021, you come across the following information. State with reason how will you deal with this in the financial statement. ठीक है, the company invested 100 rupees होना चाहिए, rupees 100 lakh is in April 2021 before the approval of the financial statement by the board of directors in the acquisition of another company doing similar. Can the negotiation for which देखो negotiation में बेटा कोई adjusting event नहीं होती। अब उन्होंने एक्चुअल में इन्वेस्ट करे अप्रैल मंथ में, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कब करे? अप्रैल मंथ में, तो आप बोलेंगे 31 मार्च को क्या बैलेंस, 31 मार्च को क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्या? नहीं, नेगोशिएशन करना एक बहुत नॉर्मल चीज है बेटा। ओके, तो कहते हैं कंपनी इन्वेस्ट, लेकिन उसका ऑफ अनदर कंपनी नेगोशिएशन फॉर विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, पहले हो चुका था नेगोशिएशन को एडजस्टिंग इवेंट, नेगोशिएशन तो बहुत नॉर्मल चीज होती है। तो कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट एज दो सिग्निफिकेंट बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दैट ऑक्यूर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव by the approving authority in the case of a company. Accordingly, the acquisition of another company is an event occurring after the balance sheet date. However, no adjusting event to the no adjustment to the asset and liabilities is required. अब देखो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बेटा, तो उसमें अपने को कोई भी वहां पे उसको अकाउंट नहीं करना, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो कह रहे नहीं सर हमने पहले नेगोशिएशन को एडजस्टिंग इवेंट नहीं होती। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करो अप्रैल मंथ में अप्रूवल के पहले, तो आप उसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में से डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुई फेवरेबल और अनफेवरेबल, हमने अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। नाउ ए लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंटिंग 30th of June, उसका साल कब खत्म हो रहा है? 30th of June, एंड द अकाउंट फॉर दैट पीरियड वे कंसीडर अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20th of August। तो अप्रूव कब मिल रहा है? 20th of August, 30 जून के बाद और 20th of August के बीच में कुछ होता है देखते। द कंपनी वाज एंगेज इन लाइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बेनेथ द while doing the boring work on 1st of April। अब डेट्स पे थोड़ा ध्यान दो बेटा, साल बच्चों खत्म हो रहा है हमारा 30th of June को, अप्रूवल वो कह रहा है कि 20th of August को हो रहा है हमारा, और ये इवेंट कब हुई? 1st of September को। तो भाई ये तो अप्रूवल के बाद इवेंट हुई ना बच्चों, अप्रूवल के बाद इवेंट हो रही है। So it had made a rocky surface for which it estimated that there would be an extra cost to the tune of rupees 80 lakh। अब वो वहां पे पत्थर मिले अपने, ठीक है, वो वहां पे अर्थ को थोड़ा सा वहां उसके पाइपलाइन के लिए गड्ढा कर रहे हो, तो वहां पे पत्थर मिले, उनको लगा नहीं पत्थर वाली जगह यहाँ पे और खर्चा होगा, तो भाई उनको 80 लाख रुपए ज्यादा लग जा रहे। लेकिन उनको पता कब चला? 1 सितंबर को पता चला ना अप्रूवल के बाद, तो फिर होते इस साल 31 मार्च 30th of June का साल यहाँ अकाउंट करके नहीं, फिर तो जिस साल को पता चला वहीं उसको अकाउंट करना रहेगा। ओके, तो ये बैलेंस शीट डेट की बात करेंगे तो इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ओके, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नाउ while preparing its financial account for the year ended 31st March 2021, a company made a provision for bad debt 5% of its total trade receivable। तो उन्होंने यहाँ बैड डेट क्रिएट करे 5% का 31st of March को, ठीक है, तो 31st of March को यहाँ पर उन्होंने 5% का प्रोविजन बनाया। Now in the last week of the February 20, trade receivable rupees 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake। The loss was not covered by an insurance policy। अब वो कोई डेटा था हमारा, उसको कोई अर्थक्वेक हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था, उसको कोई पॉलिसी सब उसकी नहीं थी। Now in April 2021 the trade receivable became bankrupt। अब यहाँ पे bankrupt हो गया, यहाँ पे इवेंट हुई, क्या इवेंट हुई बच्चों? कि वो यहाँ पे bankrupt हो जाता है, ठीक है, bankrupt हो जाता है। अब इवेंट ये हुई बच्चों कि यहाँ पे bankrupt हो गया, तो उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि हमको पता था कि फरवरी में उसके वहां पे कुछ अर्थक्वेक आया था, तो उसका हैवी लॉस हुआ था बच्चों। Now can the company provide for the full loss? और हाँ बिल्कुल कर सकता ऑफ द ट्रेड, क्योंकि अब वो इवेंट होगी ना, अप्रूवल के पहले हमको पता चल गया बेटा
तो अप्रूवल के पहले जब पता चले तो यस पूरा का पूरे लॉस को हम लोग यहाँ पे उसका प्रोविजन बना सकते हैं 2 लाख रुपीज का। इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट डेट के पहले हमको उसके बारे में पता था। नो ओके, तो यहाँ पे लिखा भी होगा सफिशिएंट डिस्क्लोज ओके ओनली, एक मिनट, अच्छा ये थोड़ा एक मिनट, बिफोर द या इंसॉल्वेंसी बनाना है। अगर थोड़ा और सिचुएशन हैड द अर्थक्वेक, अगर 31 मार्च के बाद वो इवेंट होती, अर्थक्वेक आता और फिर हमको पता चलता उसकी फाइनेंशियल, हमारे पास अर्थक्वेक नहीं है, हमारे डेटर्स के पास, ठीक है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी 31 मार्च के बाद चलता तो फिर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन 31 मार्च की पहले फरवरी में होगी तो एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, द वाई लिमिटेड has book debt and has a doubtful over recoverability of some of the book debt, the amount that cannot be recovered is not quantifiable। वो वाले quantifiable नहीं है, पता अमाउंट पता नहीं लगा पा रहे। Thus Y Limited is of the opinion that the provision for doubtful debt should not be created। तो provision for doubtful debt हमने create करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, प्रोविजन तो बनता है आपका एस्टिमेट बेसिस पे, तो आप AS29 में भी देखोगे, अब तो जब आपको प्रोविजन बनाते हो तो क्वांटिफिएबल नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट ना रहे, हम प्रोविजन बनाते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे, तो वो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। एस्टिमेशन बेसिस पे प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। ओके ओके, अब उसके बाद कहते हैं बच्चों यहाँ पे अब आ जाएंगे एमसीक्यूज पे। कैश अमाउंटिंग टू ₹4 लाख स्टोलन बाय द कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च, डिटेक्टेड अप्रैल में, तो मार्च में चोरी, अप्रैल में पता चला था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वे अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन मे में अप्रूव हुआ बेटा। नाउ ये एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज एडजस्टिंग इवेंट ना, एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों एडजस्टिंग इवेंट है बेटा, चोरी मार्च में होगी ना, और हमको पहले ही पता चल गया था, तो ये मार्च में चोरी, आई मीन टू से अप्रूवल के पहले पता चल गया, लेकिन चोरी मार्च में हुई थी, इसका मतलब कौन सी इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट हमारी है। नाउ नेक्स्ट वन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑन दी फेवरेबल, नहीं ऑन दी फेवरेबल नहीं, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों, ऑन दी अनफेवरेबल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। Those significant event both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which the financials approved by the correct, हो सकता है favorable unfavorable, तो फिर ये क्यों नहीं है? Those significant event both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet and date on which the financials are not approved, नहीं और approved, ठीक है, the answer is C। Now AS4 does not apply to obligation under retirement benefit plan, AS15 है, तो commitment arising from the long term lease AS19, लाइबिलिटी तो लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस को भी नहीं लगता है, तो क्या लगता है बेटा AS4, ये तीनों को एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उनके कोई उनकी इंडस्ट्री में जैसे नॉर्म थे उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अकाउंटिंग करते हैं, सब चीज़ हमको उसको भी AS4 एप्लीकेबल नहीं है बेटा। नाउ A लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग हियर फॉर ₹50 लाख टू B and has also given the position to B लिमिटेड, ठीक है, अब उसने बेच दिया ए ने बी को, सपोज मैं हूं ए हो आप बी हो, मैंने आपको 50 लाख में बेचा, पोजीशन भी दी थी, बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग थी 30 लाख, तो आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख। एज ऑन 31 मार्च 2021 द डॉक्यूमेंटेशन द लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग, तो इसमें सब्सटेंस और फॉर्म में आ जाता ना कि मैंने आपको बेचा लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं था, आपको पोजीशन दे दिया, आपसे पैसे लिया, आई हैव टू रिकॉर्ड इट, द कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल, करेक्ट, द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 20 लाख, करेक्ट, आंसर इज बोथ ए एंड बी। कंपनी शुड प्रॉफिट नोट्स टू अकाउंट में कहां नोट्स को हम डिस्क्लोज करते हैं, प्रॉफिट को नहीं बेटा, फिर आंसर इज सी। नाउ हियर ओके, अब आगे हमसे कहता है ए लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग, अरे ये रिपीट हो गया है, ऐसे कैसे कर सकता है, ये सेम क्वेश्चन अभी आया था ना अपने 50 लाख 30 लाख, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आया क्या, फोर्थ जो एमसीक्यू के फॉर्म है वही सेम सिनेरियो बेस कर दिया उसको, चलो ठीक है, सेम वही है। Now during the year 2012 Raj was sued by a competitor for ₹15 lakh, okay, for infringement of a trademark. Based on the advice of the company, the legal counsel Raj Limited provided sum of ₹10 lakh। तो हम पे किसी ने केस फाइल करा 15 लाख का, और हमने क्या करे बच्चों 15 लाख का केस फाइल करा, और हमने क्या करे 10 लाख का, लेकिन हमारे लॉयर ने आपको कहा, तो हमने प्रोविजन बना ली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑन 18th of May 2021, 18 मई को क्या हुआ, then the court decided in favor of the party alleging infringement of trademark and the order Raj Limited to pay agreed party sum 14 लाख। अब ध्यान से समझना, हम पे केस फाइल करा गया था 15 लाख का, हमने प्रोविजन बनाया 10 लाख का, लेकिन अप्रूवल के पहले जजमेंट आ गया 14 लाख से, हम लोग केस हार गए, तो हमने ऑलरेडी तो बेटा 10 लाख का बना चुके ना प्रोविजन, तो और 4 लाख का बनाओ, क्योंकि हम लोग केस हारे, उसने हमको कितने का बोला 14 लाख देने के लिए, तो 10 लाख का प्रोविजन बना चुके, तो हमने और 4 लाख का बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा कब आया 18th of May को आया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द, हाँ देखो प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी 30th of April अप्रूव, देखो कंफ्यूज करना आपको, यूज द वर्ड प्रिपेयर्ड,
प्रिपेयर से कुछ नहीं होता, अप्रूव कब हुआ 30 मई को, जजमेंट कब आया 18 मई को। तो कहानी बेटा ये 30 मई को जजमेंट आया, ठीक है, याद 31 मार्च 30th ऑफ मई को जजमेंट आया। इवेंट कब हुई 18th ऑफ मई को, अपने को पता चल गया, तो पूरे एडजस्टिंग इवेंट इसको हमको अकाउंट करना चाहिए। सो इसी के साथ बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग से इंटरप्रेट AS4 यहाँ पे हमारा खत्म होता है, और इसी तरह सीरीज चलती जाएंगी। इफ यू लाइक इट, अगर कोई चीज कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।